और दोस्तों, मैं हूं अंकुर भारद्वाज और बीएस के आवाज़ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिसको हम पागल समझते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वही डिप्रेशन वाले लक्षण हमारे अंदर भी हों। दोस्तों, आज बात करते हैं मानसिक रोगों के बारे में। देश में मानसिक रोगों की बढ़ोतरी ज़्यादा होती जा रही है। दोस्तों, पारिवारिक विवाद, रोजगार और विशेषकर युवाओं में नशे के प्रति बढ़ते रुझान को लेकर सरकार को एक विशेष अभियान चलाने की ज़रूरत है। कोरोना काल के बाद डिप्रेशन जैसी बीमारी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। तो डिप्रेशन के विषय में माहिर माइंड सेंटर हॉस्पिटल के मेरठ के जाने माने डॉक्टर रवि राणा से आज डिप्रेशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। Hello everyone, myself Dr. Ravi Rana and I am a psychiatrist. Today we will discuss about the depression. अगर हम बात करें डिप्रेशन के बारे में तो डिप्रेशन अब अगर WHO के अनुसार हम डाटा की बात करें तो डिप्रेशन दुनिया की तीसरी सबसे कॉमन बीमारी आजकल डिप्रेशन हो गई है। और हमने देखा भी होगा कि या टीवी सीरियल्स हो, न्यूज़पेपर हो या कोई हमारा सोशल प्लेटफॉर्म हो या हमारे आसपास के लोगों में भी आपने देखा होगा कि डिप्रेशन एक बहुत ही फ्रीक्वेंट अब बीमारी ऐसी है जो उभर कर आ रही है। पहले क्या था कि हमें इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं थी, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे। तो थोड़ा अभी अवेयरनेस बढ़ी है इलनेस के बारे में और कुछ इलनेस भी बढ़ी है, जिसकी वजह से अब इसके केसेस ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो देखो आजकल क्या होता है कि कॉमन लैंग्वेज सिर्फ यही यूज होती है कि डिप्रेशन मतलब किसी को भी जरा सा कोई मूड खराब लगता है या गुस्सा लगता है तो लोग एक दूसरे के लिए कह देते हैं कि आपको डिप्रेशन है, आप साइकियाट्रिस्ट की आप ट्रीटमेंट लीजिए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। बट ऐसा नहीं है कि किसी का किसी वजह से मूड चेंज हो रहा है या मूड खराब है या स्ट्रेस है तो उसको डिप्रेशन ही हो। अगर हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ICD की बात करें तो उसमें प्रॉपर क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम अगर किसी पर्सन में वो फुलफिल हो रहे हैं तो ही हम उसको डिप्रेशन मानते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि किसी को मूड खराब है या नींद नहीं आ रही है या ऐसे कुछ छोटे मोटे लक्षण आ जाते हैं तो डिप्रेशन हो। अगर हम डिप्रेशन किसी को डिफाइन करते हैं तो उसको लगभग 15 डेज तक वो सिम्टम रहते हैं, यानी कि 2 हफ्ते तक उसका मूड सैड रहता है। इसके साथ साथ नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, उसके जो वर्क होता है उसमें उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। जिन चीज़ों में व्यक्ति पहले से ही इंटरेस्ट लेता है या उसको एंजॉय करके करता है उन्हीं में उसको लगता है कि अब मुझे ये करके अच्छा नहीं लगता, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, या उसकी जो फैमिलियल जो लाइफ होती है उसमें डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या उसकी जो कोई भी जैसे आउटपुट होता है, परफॉर्मेंस होती है वो गड़बड़ाने लगती है। जैसे कि हम बात करें कि अवेयरनेस के बारे में, अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे पर्सन जो भी मतलब जिसको ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या कई बार नहीं भी होती तो भी वो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से और कहते हैं कि आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, और वो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में उतना ज़्यादा अवेयरनेस खासकर विलेजेज में अभी भी नहीं है और लोगों को वो स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, बट वो उसको दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं उनकी फॉर्म में महसूस करते हैं कि जैसे कि पेट की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो सकती है, खासकर बच्चों में, बुजुर्गों में उनका पेट खराब रहने लगता है, भूख कम लगती है, या पढ़ाई अचानक से करते करते उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, या कई लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है या वीकनेस आ रही है, बट वो एग्जैक्टली उस चीज को नहीं समझ पाते कि ये एक अंडरलाइंग डिप्रेशन है जो उनको अफेक्ट कर रहा है और उस चीज का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अगर अब इसके कारणों के बारे में बात करें तो देखिए, अगर किसी को पहले से किसी की फैमिली में डिप्रेशन का केस रहा है या किसी को साइकेट्रिक इलनेस रही है तो उन लोगों में इस चीज का खतरा ज्यादा रहता है, रिस्क ज्यादा रहता है। एक हुआ जेनेटिक रीजन, दूसरा हुआ फैमिलियल, किसी को मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे स्ट्रेस का माहौल है या क्रिटिकल कमेंट्स रहते हैं या एक कोई इस तरह का इंटर जो पर्सनल रिलेशनशिप होती है उसमें कोई इश्यू है, वो एक रीजन होता है। दूसरा होता है कि जो हमारा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है कि मान लीजिए वहाँ पे कोई हम अपनी मनपसंद वर्क करना चाहते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमें कुछ ऐसा वर्क मिला हुआ है जो हम उतने कैपेबल नहीं है किसी भी वजह से,
और वो हमें करना पड़ रहा है या ओवरबर्डन है, या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी और पर्सन की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से ही स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। और एक कारण हो सकता है किसी को जैसे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन के डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो सकता है, या और दूसरी कोई इलनेसेस होती हैं, क्रोनिक इलनेसेस, उनकी वजह से हो सकता है। तो कुछ ये रीजंस होते हैं मेन जिनकी वजह से हम डिप्रेशन में आ सकते हैं स्ट्रेस के अलावा। पहले तो मानते थे कि डिप्रेशन सिर्फ स्ट्रेस से होता है और कोई रीजन नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल जो एक थ्योरी अब निकल के आ रही है उसमें यह है कि ब्रेन के अंदर, चाहे वो जेनेटिक कारण हो, चाहे स्ट्रेस हो, या कोई थर्ड रीजन हो, वो ब्रेन के अंदर ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं कि जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, नोरेफिनेफ्रिन, ये सीरोटोनिन मतलब ये इस तरह के न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह की सोच, किस तरह की फंक्शन हमारे ब्रेन की होगी। तो किसी भी वजह से अगर इनमें डिस्टर्बेंसेज होती है, जो एक लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो व्यक्ति वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो इसको अगर वो प्रॉब्लम है तो जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो हम एक्सरसाइज से करें, मेडिटेशन से करें, बिहेवियर थेरेपी से करें, काउंसलिंग से करें, किसी न किसी वजह से मतलब जो भी हम इसको ठीक कर सकते हैं वो हमें करके ही ठीक होगी। जब तक वो लेवल ठीक नहीं होंगे, आप कितने भी अपनी तरफ से एफर्ट करते रहिए, आप उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। तो आसपास अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है या किसी को आपको लग रहा है तो उससे बात कीजिए, उसको अवेयर कीजिए उन सिम्टम्स के बारे में, और उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि ये ऐसा इलनेस नहीं है कि ठीक ना हो, या इससे कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं है कि आपको किसी काम में या किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें। और ध्यान रखें कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। किसी भी जैसे कि जो एडिक्टिव जो जिनमें पोटेंशियल होता है, ऐसी कोई खुद से ट्रीटमेंट ऐसा ना लें। कुछ लोग खुद ही ट्रीटमेंट लेने लगते हैं कि चलिए कुछ दिन ये मेडिसिन खा लेते हैं फिर ठीक हो जाएंगे, बट इन सब चीज़ों से उनकी हैबिट पड़ने का डर रहता है। और किसी भी तरह की जैसे नशे वाली चीज़ों से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा सोशल रहें, फ्रेंड्स जो अपने फ्रेंड सर्किल होता है उनसे मिलते रहें, उनसे शेयर करें, अपने परिवार में अपना या दूसरों का भी ख्याल रखें और पॉजिटिव सोचें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी फील होती है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू। रहने वाले कहाँ के हैं आप? उड़ गए। तो स्टार्टिंग में जब आप आए थे तब आपकी कैसी कंडीशन थी? जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो क्या कि मेरे को गुस्सा होता था, मैं ड्रिंक भी करता था। अच्छा। उसके बाद यही छोटी नींद आती थी ज़्यादा, काम करने के लिए करता था। अच्छा। मैं डॉक्टर साहब के पास आया और उन्होंने 10 दिन की दवाई दी थी, उसमें मैं बिल्कुल फिट हो गया। आज मैं ऐसा हूँ कि आज मैं औरों को दवाई दिलाने के लिए आया हूँ। अच्छा। मैं कहती मेरा इलाज डॉक्टर साहब ने 10 दिन की दवाई में फिट हो गया, दवाई दोबारा खाई नहीं पड़ी, और मैं फिर अभी अपने साथ में ले आया हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। अच्छा। और किसी तरीके की दिक्कत आपका इलाज चला हो, फिर कोई परेशानी आई हो? कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब के स्टाफ में या वैसे किसी? डॉक्टर साहब का स्टाफ डॉक्टर साहब से अच्छा है। चलिए, और कोई दिक्कत किसी तरीके की जो आपको भी लग रहा हो? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, एकदम फिट हो। मेंटली मुझे सीखने भी आती है, बढ़िया खाना खाता हूँ, फर्स्ट क्लास काम मुझे लगता है, ना इतना गुस्सा आता, बिल्कुल मैं हूँ। तो घर परिवार में कोई किसी जैसे पहले गुस्सा वगैरह आता था? कुछ नहीं, कुछ अभी बिल्कुल से कुछ नहीं। अच्छा, काम वगैरह पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा है? कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर पैदा हो रही है। अच्छा।